Hello students, welcome to a new chapter that is constitutional design. So this is the chapter number 2 in your civics book. तो आज हम इस chapter में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे about the constitution, the meaning of constitutional constitution and what are the main features, why there is a need to frame a constitution for any country and what are the importance and so many other things related to this particular topic. So with reference to India and as well as with the इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द साउथ अफ्रीका, तो हम सारी चीज़ें आज यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे कि साउथ अफ्रीका में भी कैसे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई थी, व्हाट वर द मेन स्ट्रगल दैट फेस्ड और दैट वाज डन बाय द ब्लैक पीपल ऑफ अफ्रीका। तो सारी चीज़ें और वही पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड था, दैट मीन्स द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बिहाइंड द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया and what was the mind setup, what was the thinking developed at that time in the British India by our constitutional maker, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, क्या प्रोसेस था, क्या सिचुएशंस थी, क्या सर्कमस्टांसेस थे, तो वो सारी चीज़ें आज हम लोग इस चैप्टर में काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद नेल्सन मंडेला। तो देखिए नेल्सन मंडेला के साथ मैंने इस वीडियो को स्टार्ट किया बिकॉज एक बहुत अच्छा जेस्चर देता है ये यहाँ पर, मतलब मुझे ऐसा लगा कि बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को बिकॉज क्योंकि देखिए जो नेल्सन मंडेला अपने आप में एक ऐसी वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी हैं कि मतलब उनको वो मतलब पूरी दुनिया में मैंने तो अभी तक उनके बारे में ही पढ़ा है कि ही इज द वन एंड ओनली पर्सन हु रिमेन फॉर 28 ईयर्स बिहाइंड प्रिजन। अपने ही देश की जो जेल थी उसमें 28 साल रहने के बाद दैट पर्सन बिकेम द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका। तो अपने ही देश की जेल में 28 साल रहने के बाद वो भारत के वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट नियुक्त किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, नियुक्त नहीं इलेक्ट किए जाते हैं। तो इलेक्ट मतलब लोगों ने उनको इलेक्शन के थ्रू मतलब उनको पावर में लेके आए। तो नेल्सन मंडेला के बारे में हम लोग आज काफी डिटेल मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी है नेल्सन मंडेला, और जो वहाँ पर 1948 से लेके 1990s तक, मेनली 1994 तक जो एपार्थाइड मूवमेंट चला था, एपार्थाइड मूवमेंट जो था, एपार्थाइड मूवमेंट का मतलब होता है रेशियल सेग्रीगेशन, अभी चैप्टर में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जो रेशियल सेग्रीगेशन था, जो डिस्क्रिमिनेशन था अमंग द वाइट एंड ब्लैक, तो उसके लिए उन्होंने कैसे अपनी वॉइस को रेस किया, कैसे प्रोटेस्ट किया इस ये जो इनजस्टिस हो रहा था वहाँ की सोसाइटी में, अफ्रीकन सोसाइटी में, तो उसके लिए इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और उसी के वजह से इनको जेल में पीछे मतलब जेल में डाल दिया गया। तो इनकी अपनी एक ऑटोबायोग्राफी है जो बहुत फेमस है और आपको पता होनी चाहिए, चैप्टर में शायद गिवन नहीं है बट मैं आपको बता देती हूँ। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। तो उसमें इन्होंने मतलब बताया कि फ्रीडम के लिए कैसे एक बहुत लंबा रास्ता इन्होंने, बहुत लंबा सफर इन्होंने तय किया था, जो मैंने आपको बताया कि करीब जो थे 28 ईयर्स ही अपनी ही कंट्री के ही पुट बिहाइंड द बार्स। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। तो देखिए ये बहुत मतलब जो थे नेल्सन मंडेला थे, ही वाज द मोस्ट स्टेबल एफिशिएंट एंड फार साइटेड लीडर ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इनकी पॉलिटिकल पार्टी जो थी दैट वाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो आपको ये नाम याद रखना है कि नेल्सन मंडेला की पॉलिटिकल पार्टी का क्या नाम था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और ये फार साइटेड थे, फार साइटेड मतलब बहुत दूर का सोचते थे, बहुत लॉन्ग व्यू रखते थे ये, ठीक है। फिर ये बहुत ही फाउट अगेंस्ट एपार्थाइड ड्यूरिंग। एपार्थाइड क्या होता है, देखिए एपार्थाइड क्या था, ये जो उस टाइम फॉर्मल जो वाइट गवर्नमेंट थी, माइनॉरिटी की वाइट गवर्नमेंट थी, माइनॉरिटी मतलब कुछ ही लोग थे वहाँ पर, मेजॉरिटी उनकी नहीं थी, लेकिन हाँ वो इतने डोमिनेंट थे, इतने पावरफुल थे कि उन्होंने पूरा जो मेजॉरिटी थी यानी जो ब्लैक पीपल और जो कलर्ड पीपल थे साउथ अफ्रीका में, उनको डोमिनेट कर दिया था। तो उनके ऊपर मतलब उनकी ही अपनी अपनी उन्होंने गवर्नमेंट स्टैब्लिश की, करीब 50 साल मतलब 40 to 50 ईयर्स तक के आसपास वहाँ पर रूल किया था। तो अब ये जो मतलब इनका 48 से 1994 तक का जो रूलिंग था, जो मतलब ये ड्यूरेशन था, टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड पे वहाँ पर एक उन्होंने अपना एक फॉर्मर मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी अडॉप्ट की जिसका नाम था एपार्थाइड। एपार्थाइड का मतलब होता है
कि रेशियल सेग्रीगेट करते थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे। कैसे, किस बेसिस पे करते थे? कलर के बेस पे, कास्ट के बेस पे और काफ़ी मतलब क्रीड के बेस पे। तो ये इनका मतलब मेन जो था वो रेशियल था, कलर के बेस पे कि आप व्हाइट हो तो आप अपर माने जाओगे, यू विल बी कंसीडर्ड एज़ द सुपीरियर, आप ब्लैक हो तो यू विल बी कंसीडर्ड एज़ द इंफीरियर। तो इस तरीके का मतलब वहाँ पर वो एक ट्रेंड बन गया था इन द सोसाइटी। तो इन्होंने उस सिस्टम के लिए कि भाई व्हाई देयर इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन just because of the race or just because of the color, तो ये तो it is a it is a creation of God, तो how can you question for against the God? तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पर मतलब अपनी आवाज उठाई, जिसके लिए मतलब किसके अगेंस्ट में? साउथ अफ्रीकन उस टाइम जो गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट में। और उसी वजह से दे ही वाज स्पेंट ही स्पेंट 28 इयर्स इन प्रिजन फ्रॉम 1964 टू 1992। तो इनको 1992 तक इनको प्रिजन में डाल दिया गया। और वो जगह आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सी वो जगह थी। तो इनको करीब 28 साल तक एक रॉबन आइलैंड है, ये आपका साउथ अफ्रीका के आसपास ही पड़ता है रॉबन आइलैंड, तो वहां पर इनको रख दिया गया था। बहुत खतरनाक तरीके की ये जेल थी। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अब देखिए क्या स्ट्रगल हुआ था अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में, जो रेशियल सेग्रीगेशन था, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था सोसाइटी में कलर के बेसिस पे। तो देखिए ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरी वहां पर स्ट्रगल चल रहा था। मतलब लोग जो थे दे हैड टू दे वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, यूरोपियन गवर्नमेंट जो थी उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था 18th 19th सेंचुरी के टाइम के बीच में। और जो यूरोप था उसने ऑक्यूपाई किया साउथ अफ्रीका और वहां पर वो लोग सेटल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ऑक्यूपाई क्यों किया? ऑब्वियसली वहां पर भी उनको कुछ ना कुछ रिसोर्सेज मिल रहे होंगे, उनकी कुछ ना कुछ नीड थी अपने कंट्री के लिए, वो फुलफिल हो रही होगी। देन अप्लाइड सिस्टम ऑफ अपार्थाइड, और वहां पर उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम को अप्लाई किया विच डिवाइडेड द कंट्री इनटू 3 ग्रुप। अब देखिए इन्होंने कंट्री को इस सिस्टम के अंडर में 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, व्हाइट, ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। तो व्हाइट, ब्लैक एंड कलर्ड पीपल, व्हाइट मतलब यानी कि खुद जो ये व्हाइट थे, ब्लैक मतलब जो ब्लैक पीपल थे, अफ्रीकन्स थे, एंड कलर्ड पीपल जनरली किसको मानते थे? जो मिक्सचर होते थे कुछ इंडियंस का या कुछ मतलब उसका जो मतलब यूरोपियंस हैं तो कुछ उनका मिक्सचर जो होता था उनको, और या फिर जो लोग एशियन एंसेस्ट्री के से बिलोंग करते हैं, मतलब एशियन बैकग्राउंड है उनका, और मेनली जो माइग्रेट होके आ रहे हैं इंडिया से, उनको कलर्ड पीपल की कैटेगरी में ये लोग रख देते थे। तो मतलब इस तरीके से इन्होंने अपने सिस्टम को डिफाइन किया हुआ था। फिर नेक्स्ट आता है इसमें अपार्थाइड। देखिए ये क्या होता है अपार्थाइड? वही है जो मैंने आपको अभी बताया है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम है ये। और ये यूनिक था, मतलब ये साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था। किसके बीच में था? ब्लैक, व्हाइट एंड कलर्ड पीपल के बीच में। देन नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑपरेसिव सिस्टम फॉर ब्लैक वर सेग्रीगेटेड। यानी ये जो ऑपरेसिव सिस्टम था बहुत मतलब ये डोमिनेट कर रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब ये एक्सप्लॉइट करता था लोगों को, मेनली ब्लैक लोगों को। तो ये कैसे सेपरेट किया गया था? देखिए क्या मतलब उनके साथ क्या डिफरेंस किया जाता था, क्या डिस्क्रिमिनेशन होता था। सबसे पहले तो फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज, वो जो लोग थे उनको फॉरबिड कर दिया जाता था फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज, उनको मना कर दिया जाता था कि आप लोग वाइट एरिया में नहीं रहेंगे। ठीक है, मतलब जहाँ पर व्हाइट लोगों का रेजिडेंस होता था, जहाँ पर इनकी सिविल सोसाइटी, सिविल लाइंस कॉलोनी होती थी, तो वहाँ पर इन लोगों को अलाउ नहीं था कि ये लोग अपना रेजिडेंस वहाँ पर स्टैब्लिश कर सकें। देन दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज इफ हैड परमिट, और ये लोग इनका जो मतलब कॉलोनी थी, जो इनका रेजिडेंशियल सिस्टम था, वहाँ पर तभी परमिट किए जाते थे अगर इनको परमिट, वहाँ पर तभी वर्क के लिए परमिट किए जाते थे इफ दे गेट द परमिशन टू वर्क देयर। ओके, फिर डिस्क्रिमिनेटेड वाइल यूजिंग पब्लिक प्रॉपर्टीज। तो जब भी जैसे पब्लिक प्रॉपर्टीज है लाइक रोड हो गया एंड रेलवे हो गया एंड पार्क्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, और मतलब जितने भी पब्लिक प्लेसेस है, चाहे कोई चर्च हो गया, कुछ भी जो भी पब्लिक प्लेसेस है जो मतलब जिस पर सबका इक्वल राइट होता है यूज करने का, तो वहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता था कि भाई आप इस पार्क में नहीं जाओगे, आप इस ट्रेन में नहीं जाओगे, आप इस सीट पर नहीं बैठोगे, आपके लिए ये पर्टिकुलर है क्योंकि आप ब्लैक हो, तो इस वजह से ये ऐसा डिस्क्रिमिनेशन वहां पर किया जाता था। देन जो ब्लैक लोग थे दे कुड नॉट विजिट चर्च। देखिए ये लोग चर्च भी मतलब नहीं जा पाते थे, क्यों? कौन से चर्च में? जहाँ पर अक्सर व्हाइट लोग अपनी वर्शिप करते थे, अपने गॉड को कंसीडर मतलब उनको वर्शिप करते थे, और ये लोग अपनी एसोसिएशन बना ही बना सकते थे और ना ही प्रोटेस्ट कर सकते थे। तो मतलब इनको ना तो प्रोटेस्ट करने का राइट था, ना ही एसोसिएशन फॉर्मेट करने का राइट था, और ना ही इनको चर्च में वर्शिप करने का इक्वल राइट था। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ब्लैक लोग थे उनको डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था उनके साथ।
देन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, देखिए ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वही पार्टी है जो नेल्सन मंडेला की पार्टी थी। तो सिंस 1950 यानी 1950 से ही जो ब्लैक्स थे, कलर्ड थे और जो इंडियंस थे वो इस सिस्टम के जो अपार्थिड सिस्टम था इसके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रहे थे, फाइटिंग मतलब स्ट्रगल कर रहे थे, इंक्लूडिंग वर्कर्स यूनियन। अब इसमें वर्कर यूनियन भी थी, कम्युनिस्ट और सेंसिटिव लोग मतलब वाइट्स जो थे उन्होंने भी कुछ कुछ मतलब जो कम्युनिस्ट थे और जो कुछ मतलब सेंसिटिव थे, मतलब जो कुछ इमोशनल लोग थे जिनको लगता था कि नहीं भाई ये सिस्टम गलत है, ये गलत हो रहा है, इट इज रॉन्ग, इट शुड नॉट बी रिपीटेड, तो उन्होंने भी इस जो मूवमेंट था उसको ज्वाइन किया। फिर 1964 में जो नेल्सन मंडेला थे और जो मतलब अदर 7 जो लीडर्स थे उनको सेंटेंस्ड में मतलब उनको सेंटेंस मिला किस चीज का, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, मतलब आपको मतलब ताउम्र आपको जेल में रहना है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दिया। और उसके अलावा जो लेकिन जो व्हाइट रेजिस्ट गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, उसका रूल मतलब कंटिन्यू रहा, यानी कि जो ये गवर्नमेंट थी जो वो करती थी मतलब जो गवर्नमेंट डिफरेंस करती थी, जो में रूल में थी, गवर्नमेंट पावर में थी, उसका जो रूल था वो कंटिन्यू था। और कैसे करती थी, टॉर्चर करके, किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल, मतलब वो लोगों को ऐसे ही मार देते थे अगर कुछ भी प्रोटेस्ट किया, कुछ भी उनके अगेंस्ट में प्रिंट किया, पब्लिश किया, या कुछ भी बात आपने बोली, कोई आपने रैली ऑर्गेनाइज करी, कोई मार्च आपने किया, तो वो लोग वहां पर मतलब शूटिंग के ऑर्डर्स दे देते थे और कैसे ही लोगों को थाउजेंड्स के उसमें नंबर्स में मार दिया जाता था। देन अब वहां पर धीरे धीरे करके क्या होता है, देखिए आप एक हद तक ही, एक पॉइंट तक ही किसी के ऊपर मतलब एक्सप्लॉइट कर सकते हैं किसी को, चाहे वो मेंटली हो या उस फिजिकली हो, लेकिन एक टाइम के बाद मतलब वो पर्सन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसको फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसी को बोलते हैं ना कि मतलब जब पानी सर से गुजर जाता है, तो इस तरीके से मतलब यहाँ पर भी अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि शुरू में तो लोगों को स्टार्टिंग में डर लगा था कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, और वो बेचारे मतलब उसको टॉलरेट कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके एक टाइम ऐसा आ गया जब लोगों ने कहा कि बस नाउ द टाइम है, नाउ दिस इज टू मच, अब बहुत ज्यादा हो गया, अब हम और ज्यादा टॉलरेट नहीं करेंगे, नाउ द टाइम हैज कम टू रेज आवर वॉइस अगेंस्ट द सिस्टम। तो प्रोटेस्ट अब इंक्रीज हो जाती हैं, और जो गवर्नमेंट थी, जो रेजिस्ट गवर्नमेंट थी, इसको इसने रियलाइज किया कि अब हम लोगों को मतलब और ज्यादा यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाएंगे, और ज्यादा हम लोग यहाँ पर रूल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस रिप्रेशन में, क्योंकि जो ब्लैक लोग हैं बहुत ज्यादा अब हम लोगों को रिप्रेस कर रहे हैं। देन ये जो रेजिस्ट गवर्नमेंट थी इसने अपनी पॉलिसी कुछ चेंज की है, देखिए अब इसने क्या अपनी पॉलिसी चेंज की, अब देखिए अब आप जिस कंट्री में रूल कर रहे हैं, पावर में, और मतलब आप सस्टेन होना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको वहां पर आप वहां पर लोगों के विल के अगेंस्ट में जाके आप वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपको अपने एटीट्यूड में थोड़ा सा चेंज लाना होगा। तो अब उन्होंने क्या चेंज किया, देखिए, तो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड, रिपील्ड मतलब होता है कैंसिल कर देना, खत्म कर देना। तो अब जो भी वहां पर डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे, जो कानून थे, जो मतलब ये जो ये डिफरेंस किया जा रहा था, डिस्क्रिमिनेशन इसको प्रमोट करते थे, इनको रिपील कर दिया, इनको खत्म कर दिया। देन जो बैन था ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वहां पर, और मतलब पॉलिटिकल पार्टीज आप नहीं बना सकते थे, नहीं रख कर सकते थे, और जो भी मीडिया पे रेस्ट्रिक्शंस थी, यानी कि न्यूज़पेपर्स पे, जर्नल्स पे, मैगजीन्स पे, तो वो सब वहां पर उन्होंने खत्म कर दिया, यानी कि अब थोड़ी सी फ्रीडम उन लोगों ने दे दी, गवर्नमेंट ने, जो कॉमन पीपल थे, ब्लैक पीपल थे। देन जो नेल्सन मंडेला थे, ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम जेल आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। नेल्सन मंडेला जो थे, अब इनको देखिए जेल से ये इनको फ्री किया गया आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 28 सालों के बाद इनको रिलीज किया जाता है। देन टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखिए एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, 26 अप्रैल 1994 तक की जो मतलब मिडनाइट थी, वहां तब क्या होता है स्टेट में, जो रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका है, यानी कि रिपब्लिक मतलब क्या होता है, रिपब्लिक वर्ड का मतलब होता है दैट हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, यानी जो उस स्टेट यानी उस कंट्री का जो हेड है, जो उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है बिफोर द इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल गवर्नमेंट, तो वो पर्सन की जो पोस्ट है वो इलेक्टेड है, यानी उस कुर्सी पे जो पर्सन बैठेगा वो इलेक्टेड होगा, ना कि नॉमिनेटेड या फिर मतलब हेरिडिटरी पोजीशन होगी, जैसे हम लोग मोनार्क सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं कि जो मतलब किंग होते हैं, क्वीन होते हैं, उनके जो मतलब एयर्स होते हैं, जो उनके नेक्स्ट सक्सेसर्स होते हैं, वही उनको पावर मिल जाती है, बट रिपब्लिकन में ऐसा नहीं होता। रिपब्लिक्स में क्या होता है, वहां पर इलेक्शन होते हैं उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, पावर के लिए, और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होता है दैट पर्सन gets the chair, या that person gets the power या come to the seat, okay।
तो अब वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी अब देखिए जो रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका था, यानी मल्टी रेशियल गवर्नमेंट जो थी वहाँ पर वो बॉर्न होती है, मतलब वो वहाँ पर स्टैब्लिश की जाती है। मल्टी रेशियल मतलब डिफरेंट जो रेशियल कम्युनिटीज के ग्रुप थे वो लोग मिलकर यहाँ पर एक सरकार बनाते हैं। देन जो ब्लैक जो अब जो ब्लैक लोग थे, यानी जो ब्लैक वहाँ के पीपल थे, दे फॉरगेव द वाइट्स। उन्होंने जो मतलब ये जो वाइट्स लोग थे, जो वाइट गवर्नमेंट थी, इन्होंने जो भी उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन, मतलब जो भी इन लोगों के साथ किया था, जो भी इनकी एविल्स थी, उनको उन्होंने फॉरगिव कर दिया। मतलब उन्होंने कहा ठीक है, जाने दो, जो आपने किया दैट इज ओके। फिर जो अब जो बोथ ब्लैक एंड व्हाइट थे, इन्होंने डिसाइड किया हम लोग क्या करते हैं, एक नया साउथ अफ्रीका बनाएंगे। किस बेसिस पे? इक्वलिटी के बेसिस पे। देखिए मेन मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इक्वलिटी के बेसिस पे। इक्वलिटी किसको दी जाएगी? ऑल रेसेस ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज। जितनी भी रेसेस हैं उस कंट्री में, उन सबको इक्वल माना जाएगा। आप किसी भी रेस के हो, ब्लैक हो, कलर्ड हो, व्हाइट हो, किसी भी रेस के हो, यू आर इक्वल इन साउथ अफ्रीका ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज। यानी कि जो वैल्यूज है, जो भी मतलब जो बेसिक राइट्स है, डेमोक्रेसी की जो पहचान है, इलेक्शन का वोटिंग राइट सबको मिलेंगे, जो सिविल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, वो सबको दिए जाएंगे। सोशल जस्टिस होगा सबके साथ, और जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाएगी। ह्यूमन राइट्स मतलब जो भी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में नहीं जाते, जो ह्यूमैनिटी को फेवर करते हैं। देन आफ्टर 2 years, अब 2 साल के डिस्कशन के बाद, डिबेट के बाद, वहां पर एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता है। कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सब लोगों के डिस्कशन के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया जाता है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, इट गेव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स। उसने क्या किया, वहाँ के जो सिटीजन्स थे उनको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव राइट्स दिए, जो मतलब राइट्स थे अवेलेबल इन एनी कंट्री। मतलब किसी भी कंट्री के कंपैरिजन में जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसने वहाँ पर बहुत ज़्यादा राइट्स वहाँ के लोगों को प्रोवाइड किए हैं। ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक कुछ थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम लोग जो है साउथ अफ्रीका के, हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा। अब इसके बाद का जो फर्दर स्लाइड्स हैं, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम लोग आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं, सजेशंस हैं, आप लोग मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन